बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, आज हम उन 10 वजूहात का जायजा लेंगे जिनकी वजह से अपोजिशन के लिए इमरान खान को बजट से कबल हटाना बेहद जरूरी है। उसके अलावा बात करेंगे कि क्या अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए इतना पुरएतमाद होने के पीछे क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा मौजूद है या इस एतमाद की वजह कुछ और है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन 10 वजूहात की। नंबर 1, सेहत कार्ड। सेहत कार्ड की सूरत में इमरान खान ने हर खानदान को घर बैठे 10 लाख का मालिक बना दिया है। उनमें से 80% फैमिलीज ने पूरी जिंदगी में भी कभी 10 लाख तो क्या शायद 1 लाख रुपया इकट्ठा भी जाती तो अपना घर में कभी ना देखा हो। उनमें से बहुत सारी फैमिलीज को शायद 10 लाख रुपए में सिफर कितने होते हैं इसका भी ना पता हो। नाज़रीन, ये वो लोग थे जिनको अपनी छोटी मोटी बीमारियों से लेकर मुहलक तरीन बीमारियों के लिए सवाए सरकारी हॉस्पिटल में जाकर धक्के खाने, डॉक्टरों की झुड़कियां सुनने और सिसक सिसक कर मर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। इनकी खवातीन कभी रिक्शों में बच्चे पैदा करती, कभी हॉस्पिटल की कॉरिडोर में बच्चे पैदा करने पर मजबूर थी, क्योंकि उनको वहां बेड तक मैसर नहीं था। नाज़रीन, अगर इनमें से कोई मरीज एक्सपायर हो जाता तो कई बार मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उस फैमिली के पास उस मैयत को घर ले जाने के लिए किराया तक नहीं हुआ करता था। जबकि दूसरी तरफ एक हमारी अशराफिया जिसने अपने एक चेकअप के लिए भी डॉक्टर हॉस्पिटल का इंतखाब लंदन किया हुआ था। जो नीचे वाली दरमियानी अशराफिया थी उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान के बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतखाब किया हुआ था, और जबकि बाकी 80 से 90% लोग वो इन्हीं सरकारी हॉस्पिटल जिन्हें मैं बूचड़ खाने या मजबा खाने कहता हूं वहां पे जिबा होने के पे मजबूर थे। इन 80% लोग किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए अपना मकान बेचने पर मजबूर थे। अपना मकान बेचे बगैर ये प्राइवेट हॉस्पिटल के गेट को भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। इमरान खान ने उन 80% लोगों को उन 20% लोगों के साथ खड़ा कर दिया। आज वो महमूद अयाज को एक ही सफ में खड़ा कर दिया है कि जिस एक बेड के ऊपर कोई करोड़पति ताजर, अरबपति सन्नतकार, कोई अशराफिया या हमारे सियासतदान या कोई हमारे ऊपर ऑफिसर्स लेटे होंगे, उसी साथ वाले बेड के ऊपर एक मजदूर, किसान, लेबर, कोई बेरोजगार, वो मरीज भी वहीं लेटा होगा। उसको भी वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो उस करोड़पति, अरबपति, ताजर, सनतकार या अशराफिया को हासिल थी। अगर वो मरीज वहां पे जाता है, इलाज करवाता है, सेहतमंद होता है, 1 रुपया का खर्चा किए बगैर वो घर आता है, 1000 रुपया किराया भी वहां से उसको मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता मरीज की जान चली जाती है तो उसके कफन दफन के लिए भी 10,000 रुपया उसको अदा किया जाएगा। यह है वो जुर्म कि इन कीड़े मकोड़ों को उन अशराफिया के बराबर खड़ा कर दिया। यह है वो सबसे बड़ा जुर्म जिसकी वजह से अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद का पेश करना और उसे कामयाब कराना बनता है। नंबर 2, नामूसे रसालत। नामूसे रसालत के सिलसिले 20-25 साल से हम भी देख रहे हैं कि हर महीने बाद, हर 6 माह, साल बाद, 2 साल बाद किसी ना किसी फोरम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किसी ना किसी हवाले से जरूर की जाती रही। हमसे पीछे कितने हुक्मरान गुजरे 20-25 सालों में, हमने किसी एक हुक्मरान के मुंह से भी किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस मसले की सेंसिटिव पट्टी पर बात करते हुए नहीं सुना। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने यूनाइटेड नेशन से लेकर OIC तक एक अपने किसी भी मुल्क के सरबराह से मिलने से लेकर दुनिया के हर फोरम पर, मीडिया तक, पर्सनल लोगों तक, हर जगह के ऊपर नामूसे रसालत की सेंसिटिविटी को उजागर किया। आज यही वजह है कि आज रूस जैसा मुल्क जिसका मजहब के साथ कोई दूर और नजदीक का ताल्लुक नहीं है, जो मजहबी जज्बात से नाबलद लोग हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है, आज उसका सरबराह भी नामूसे रसालत पर बात कर रहा है। आज अमेरिका का सबसे ज्यादा बड़ा इत्तेहादी, आज नंबर 2 अमेरिका जिसे कहा जाता है, कनाडा, उसका वज़ीर-ए-आज़म भी नामूसे रसालत पर बात कर रहा है। यूरोप के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। यूरोप की अदालतों ने यहां तक कहा है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, ये आजादी इजहार राय नहीं है। तो जिस हुक्मरान ने 2-3 सालों के अंदर वो काम कर दिखाया जो 25-30-40 साल में किसी ने नहीं किया था, सोचा नहीं था करने के लिए, तो ऐसे बंदे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो बनती है। नंबर 3, एब्सोल्युटली नॉट। हमने पिछले 75 साल में देखा कि हमारे तमाम हुक्मरानों का सिर्फ 2 से 3 काम हुआ करते थे, या अमेरिका की जी हजूरी करना, कासालेसी करना, पाबंदियां लग रही हैं, पाबंदियां उठ रही हैं, वो हमें जूते मार रहे हैं, डू मोर कह रहे हैं और हम जी हजूर कर रहे हैं। वो हमें 2 जूते मारते हैं और हम आगे से कहते हैं सरकार मजा बड़ा आया, 4 मारो। वो 4 मारते, हम कहते हैं जनाब कपड़े उतार के मारो।
हमें लटाओ नीचे, कपड़े उतारो फिर मारो। वो मारते जाते, हमसे डूमोर करते जाते, हम जी चोरी करते, पाबंदियां भी भुगतते, कभी हम साथ में बहरी बेड़े का इंतजार करते रहते, कभी कश्मीर के मामले में उनकी मदद के तलबगार रहते, कभी उनसे गंदम के मददगार रहते, कभी उनसे मुआशी मदद के तलबगार रहते। यही हमारी कुल कायनात थी, यही हमारी जिंदगी थी। 75 साल में एक प्राइम मिनिस्टर उठता है, वो सुपर पावर की आंखों में आंखें डालता है और उसको कहता है जी एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर। ये एक ऐसा दजका था जिसका अंदाजा कभी अमेरिका ने भी नहीं लगाया था। उनके कभी ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से हमें यह भी कभी सुनने को मिल सकता है। और इसका अब जब वो इंटरव्यू लिया था उस एंकर ने, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो आप कभी उस एंकर के इंप्रेशंस देखिए, उसने दोबारा रिपीट किया कि क्या वाकई, तो इमरान खान ने कहा यस। तो ये तीसरा बड़ा जुर्म है जिसकी वजह से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बनती है। नंबर 4 देखिए, एक्सपोर्ट। पाकिस्तान ने 75 साल तक पहुंचकर भी जितनी एक्सपोर्ट नहीं की थी, वो एक्सपोर्ट वो 2 से 3 साल में करने में कामयाब हुए, जबकि 2 साल सिर्फ कोरोना में गुजर गए। दुनिया की मुएशत जहां तबाह हाल वही रही, वहीं पे पाकिस्तानी मुएशत अपने 75 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस साल करने जा रही है। वो फैसलाबाद जो इनके दौर में बंद हो चुका था, लोग अपनी मशीनरी तक को बेच चुके थे, बाकी पड़ी मशीनरी गल सड़ चुकी थी, लोग फैक्ट्रीज को बंद करके मैरिज हॉल बना रहे थे, अपना फैक्ट्री सारा कुछ ले जाकर अपना सारा कारोबार बांग्लादेश शिफ्ट कर रहे थे। वहां पे सरमाया हमारा, लोग हमारे, ऑर्डर्स हमारे, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमने 35 से 40 अरब डॉलर तक पहुंचा दी। हमने एक सारी इकोनॉमी को तबाह किया। आज एक्सपोर्ट वहां तक उस बंदे ने पहुंचा दी, तो ऐसे बंदे के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद बनती है। नंबर 5, यकसा निज़ाम तलीम। हमारे मुल्क में तो 3 निज़ाम तलीम चल रहे थे। एक अशराफिया के लिए उनके बच्चे जाएंगे, या तो वो बैरून मुल्क पढ़ेंगे, और या फिर यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड स्कूलों में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, और वहां से पढ़ के निकलेंगे, CSS और इस तरह के दूसरे एग्जाम्स में पास होंगे, मुकाबले के इम्तिहानों में बैठेंगे, ऊपर आकर हम पे हुकूमत करेंगे। दूसरे तबके वो जो दरमियाना सा तबका था, वो थोड़े बहुत प्राइवेट स्कूल है दरमियाने लेवल के, वहां पे पढ़ेगा, कुछ इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम पढ़ेंगे। तीसरे जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे उर्दू मीडियम या सरकारी स्कूलों में धक्के खाएंगे, या वो मदारस में जाएंगे। तो जो महकूम थे वो नस्ल दर नस्ल महकूम बनते जाएंगे। इमरान खान ने इन सब को मर्ज करके एक ही निज़ाम तलीम बना दिया कि जो निसाब वजीर आजम का बेटा पढ़ेगा, वही निसाब एक मजदूर का बेटा भी पढ़ेगा। जो निसाब एक सदर का बेटा पढ़ेगा, वही एक चपरासी का बेटा भी पढ़ेगा। और इन कीड़े मकोड़ों को, इन लोगों को उन अशराफिया के बच्चों के मुकाबल कर देना, यह इमरान खान का 5वां जुर्म है जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद बनती है। छठा उसका कसूर यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में कभी कभी लोगों को 1000 रुपया कुछ लोगों को मिल जाता था, तो उसमें हमारे कई 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें ग्रेड तक के लोग शामिल हो गए, जिन्होंने 100 200 400 लोगों के शनाती कार्ड इकट्ठे किए और उनके बेस पे 1000 रुपए इकट्ठा करके महीने का को 5-10 लाख रुपया इधर उधर कर लेते थे, और मुबैना तौर पर कुछ हिस्सा ऊपर भी पहुंचा दिया करते थे। इमरान खान ने 6-7 लाख ऐसे लोगों का सफाया कर दिया जो मुस्तहिक नहीं थे। तो 6-7 लाख लोगों की दिहाड़ियों को मारने वाला बंदे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो बनती है। आगे है नंबर 7 पे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पहली बार तहफ्फुज का एहसास मिला। उनको पाकिस्तानी होने का एहसास दिलाते हैं ये कहकर कि वो भी अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया गया रोशन अकाउंट के नाम पर। उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, जाती तौर पर मदाखलत करके उनको इससे निजात दिलाई। उसके उनका इत्मीनान बहाल किया कि पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी खरीदे, जो भी खरीदे महफूज रहेगी, उनका पैसा महफूज रहेगा। उनका ये नहीं होगा रातों रात इमरजेंसी लगाकर उनके 12 अरब डॉलर हड़प करके और डॉलर 67 रुपए का होगा 40 रुपए के हिसाब से उनको पे किया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। उनका इत्मीनान बहाल किया। आज वो 30 अरब डॉलर से भी रिकॉर्ड ज्यादा शायद वो रेमिटेंस इस साल भेज देंगे। तो उनका ये भी सबसे बड़ा कसूर है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों फैसिलिटेट किया गया, तो इसलिए भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बनती है। 8वें नंबर पर देखें, हमने तो मुआशरत बनाई थी इंपोर्ट बेस पे, अपनी सारी इंडस्ट्री को तबाह करके इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट का बिल देने के लिए कर्जा लेंगे, उसके ऊपर फिर सूद देना है, सूद के लिए मजीद कर्जे लेते रहेंगे। इंपोर्ट की वजह से जो टैक्स कलेक्शन होगी उसको हम अपनी कामयाबी बताएंगे और इलेक्शन लड़ते जाएंगे। तो इमरान खान ने क्या किया कि अपनी इंपोर्ट को कम किया,
एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ना सिर्फ तवज्जो दी बल्कि बहुत सारी दूसरी कंपनीज को भी दावत दी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। आज सैमसंग जैसी मोबाइल कंपनी पाकिस्तान में प्लांट लगा चुकी है, 5-6 आपके नए कार बनाने वाले प्लांट्स पाकिस्तान में लग चुके हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा जुर्म है जिसकी वजह से भी तहरीक अदम-ए-एतमाद बनती है। आगे नंबर 9, एक तरफ हमारा इशराफिया थी, हमारे करोड़पति अरबपति लोग थे जिन्होंने एयर कंडीशन कमरे से निकलना है, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ जाना है, वहां से निकले एयर कंडीशन दफ्तर में चले गए, सर्दी आई तो उसको अल्टरनेट हीटर में कन्वर्ट कर लिया। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेचारे सर्दी, गर्मी, बरसात, बारिश, हर तरह के मौसम में फुटपाथ पे पड़े रहते थे, उनकी दिन रात जिंदगियां वहां पे गुजर जाती थी। उनको उठाकर पनाहगाहों में ले गए जहां पे उनको बिस्तर भी मिलता है, जहां उनको खाना भी मिलेगा, सर्दी गर्मी से बचाव भी मिलेगा, छोटा मोटा इलाज भी मैसर आएगा। तो ऐसा बड़ा जुर्म करने वाले बंदे के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद तो लाजमी होनी चाहिए। नंबर 10, आखिरी जो उसकी सबसे बड़ी गलती है वो है कि उसने लोगों को जुबान दे दी है कि वो बोले, सवाल करना, सवाल सुनने की आदत डाल ली उसने एक आजाद खारजा पॉलिसी तश्कील दे दी। आज वो अमेरिका को ना सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहा बल्कि उसके ऊपर खड़ा भी रहा। उसके बाद अमेरिका की तरफ से बुलाए गए समिट में भी जाने से इनकार करता है। वो आज रशिया में जाता है, रशिया का दौरा करता है, वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाता है। वो ना किसी इस्लामी मुल्क से ब्लैकमेल होता है, ना ही वो किसी गैर इस्लामी मुल्क से या वक्त की सुपर पावर हो, किसी से ब्लैकमेल नहीं हो रहा। वो अपनी आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ कदम बढ़ा रहा है और ये उसका इतना बड़ा जुर्म है जिसके बगैर तो अब मुमकिन ही नहीं कि उसके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद ना हो, बनती है उसके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद। तो इसलिए अपोजिशन के ये 10 रोने हैं कि अगर ये वो बजट से पहले ये काम नहीं करते और ये इस बार क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट भी तकरीबन रिकॉर्ड तोड़ जाएंगी, रेमिटेंस भी बहुत ज्यादा आएंगी, जब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुई होंगी तो टैक्स कलेक्शन भी आपकी अच्छी भली हो जाएगी। तो इस साल हुकूमत के पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो लोगों को वो रिलीफ दे सकेगी जो पिछले 3 साल में वो नहीं दे सकी थी। और ये आखिरी एक तरह से, क्योंकि इलेक्शन का बजट भी होगा, क्योंकि अगला तो सिर्फ गवर्नमेंट बजट पेश करेगी और जुलाई के बाद अगस्त में शायद इनकी टर्म भी पूरी हो जाएगी, तो ये आखिरी बजट है। इसलिए पोजीशन हर सूरत ये चाहेगी कि ये अब तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए और इसको कामयाब भी किसी ना किसी तरीके से किया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं करती और ये बजट इमरान खान पास करवा लेते हैं तो फिर अपोजिशन के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि महंगाई के चूरन से वो बचता है और वो भी अगले 2-3 माह में लगता है कि इंटरनेशनल सतह पे प्राइसेस कुछ कम होना शुरू हो जाएंगी, तो उसका इंपैक्ट भी डेफिनेट पाकिस्तान पे आएगा। तो फिर इनके पास क्या बचेगा? ये है वो असल रोने जिसकी वजह से अपोजिशन हर सूरत ये कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को साइड कर दिया जाए। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ कि क्या इस तरीके अदम-ए-एतमाद के, ये तो मजबूरी है उनकी, लेकिन क्या इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इशारा मौजूद है? तो ये बहुत सारी अपोजिशन की तरफ से ये इशारा भी दिया जा रहा है। बहुत से सहाफी भी, उनके जो टोकरा सहाफी हैं, वो भी बैठे इस तरह के तजज़िये कर रहे हैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये इंतहाई अहमकाना सोच और बात है। अब वो देखे कैसे, क्या फौज में जो जनरल बनते हैं वो पागल होते हैं? उनका कुछ ज़हनी सतह लेवल कम होता है? कि अब देखिए कि कॉमन सी बात है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी से 2016 से फौज मुसलसल गालियां खा रही है जब से पनामा लीक्स आई हैं। उस वक्त से लेकर आज तक जी इमरान खान को बनाने में फौज का किरदार है, कभी कहा गया इमरान खान को लाने में फौज का किरदार है, फिर इमरान खान को चलाने में फौज का किरदार है, इमरान खान की इत्तेहादियों समेत उसके MNs को साथ रखने में फौज का किरदार है। मुसलसल 5-6 साल से गालियां खा रहे हैं। अब कमर जवेद बाजवा साहब 6 माह 7 माह बाद रिटायर हो जाएंगे, तो क्या वो रिटायरमेंट से पहले फिर ये कहेंगे कि पहले मैं 5-5.5 साल तक गालियां खाता रहा एक फैक्टर से, और अब मैं जो 6 माह रह गया, अब अगले साल 1.5 साल गालियां खाऊंगा दूसरे फैक्टर से, यानी इमरान खान एंड कंपनी से, मैं उससे गालियां खाता रहूंगा। देखिए, जो जनरल बनते हैं ना, वो इतने अहमक लोग नहीं होते। आप देख लीजिए, पहले तो ये है कि फौज में अहमक बंदा जा नहीं सकता। अगर वो किसी ना किसी तरीके से जाने तक का अहल अपने आप को साबित कर ले तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो छोड़ के भागा जाता है या उसको निकाल दिया जाता है। जैसे देख लें कैप्टन सफदर, देख लें आप, मतीउल्लाह जान देख लें, इस तरह के और लोग भी आपको मिल जाएंगे। ये लोग किसी ना किसी तरह से अपने आप को अहल बनाकर वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां पे फिल्टर हर स्टेप पे इतने टाइट है कि आप 1-2 तीसरे फिल्टर से पीछे निकल जाएंगे बाहर। जितने मर्जी छोटे आप जरासीम हो, वो किसी ना किसी फिल्टर, कोई ना कोई फिल्टर को रोक लेगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि मेजर कर्नल से ऊपर तक कोई भी 19-20 वाला बंदा भी वहां तक पहुंच सके।
तो जो जनरल बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, वो आम लोग नहीं होते। फौज कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी कभी का मुजाहरा नहीं करेगी कि इन लोग इमरान खान को हटाकर उन लोगों को ले आए जिन लोगों ने आज मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी सिर्फ साजिशी थ्योरी कह रहे हैं, प्रोपोगंडा कह रहे हैं, या उन टोकरियों का अपने टोकरे हलाल करना कह लेंगे। सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यही कंपनी चलेगी, यही सब कुछ होगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।